हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आपको सीयूटी टॉपर पलक अग्रवाल का इंटरव्यू देखने को मिलेगा। पलक ने सीयूटी 2023 यूजी के एग्ज़ाम में कमाल कर दिया है। स्क्रीन पर आपको इनका रिजल्ट दिख रहा होगा, इनके हर सब्जेक्ट के स्कोर दिख रहे होंगे। स्कोर में 100 के सिवा कुछ भी नहीं है। ये सीयूटी 2023 की टॉपर हैं और आज की वीडियो में ये आपके साथ सारी टिप्स शेयर करने वाली हैं जो इन्होंने खुद फॉलो करी थी। अगर आज की वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। पलक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले पलक, थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आज की वीडियो से बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलने वाली है। हम सारे सीयूटी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन उससे पहले पलक मैं चाहूंगा आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें और बच्चों को अपने बारे में आप बता दें। So, hello everyone. Myself Palak Agrawal, and I have scored 99% in class 12th board examination. I was AIR 1 in CVT 2023, where I have scored 100 percentile in language and 5 domains. And currently, I am pursuing BA Honors Political Science from the Hindu College, Delhi University. And along with that, I am also running my small YouTube channel, जिससे मैं आप सभी की मदद कर सकूं, आप सबको गाइडेंस पहुंचा सकूं और थोड़ा-सा भी कंट्रीब्यूशन दे सकूँ कि जिससे आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकें। पलक, तो आज की वीडियो में क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जो पूरे सीयूटी रिलेटेड होने वाले। ये बच्चों के क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बहुत दिनों से आ रहे थे। आपसे अच्छा इन्हें अभी कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। तो मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रेटेजी बनाने में। बोर्ड एग्जाम का तो उन्हें पता रहता है कैसे पढ़ना है, क्या करना है, बट स्ट्रेटेजी जब सीयूटी की बात आती है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप शेयर करिए कि सीयूटी के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। तो सबसे पहले तो हमें चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना है, जो चैप्टर्स हमारे बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं और जो चैप्टर्स डिलीटेड है। तो जो चैप्टर्स हमारे बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब उनको हम ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो उसका हमें क्या करना है, उसमें हमें दो चीजें करनी है। साथ साथ हमें एक तो एनसीईआरटी रिवाइज करते रहना है, और इसका कोई काउंट नहीं होता है। हम जितनी ज्यादा बार एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे, उतना ज्यादा वो आंसर हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो एनसीईआरटी रिवाइज करते रहना है। एंड सेकेंडली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। एंड जो चैप्टर्स डिलीटेड है, तो सबसे पहले पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है, क्योंकि सभी किसी ने भी नहीं पढ़े हैं वो चैप्टर्स। एंड एक ये भी होता है कि काफी कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो चैप्टर्स डिलीटेड होते हैं, तो इतनी ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है। बट हाँ, उन्हें कंप्लीट तो करना है, ऑब्वियसली छोड़ तो सकते नहीं है हम। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चैप्टर को समझना है। और क्योंकि हमको ये रखना है ध्यान में कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो मतलब हम चैप्टर्स को पूरा अगर अच्छे से समझेंगे नहीं और डायरेक्टली अगर एमसीक्यू पे चले जाएंगे डिलीटेड चैप्टर्स के, तो कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए डिलीटेड चैप्टर्स के लिए हमको उनको समझना है, फिर उनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और हमको ये दोनों चीजें साथ में करनी है। ऐसा नहीं है कि पहले हम केवल पूरा पढ़ रहे हैं या फिर केवल एमसीक्यू कर रहे हैं, दोनों चीजें साथ में करनी है। जैसे मैं अपना ऐसे करती थी, अपना हाफ ऑफ द डे लाइक 1-2 बजे तक तब तक मैं रिवाइज कर लेती थी एनसीईआरटी को रोज, और फिर जो बाकी हाफ पार्ट ऑफ डे होता था, तो वहां पे मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी। पलक, फिर एक और बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि डिफिकल्टी लेवल, मतलब जैसे बोर्ड एग्जाम है, तो अगर हम बोर्ड एग्जाम से कंपेयर करते हैं सीयूईटी को, तो आपके हिसाब से वो कितना डिफिकल्ट है? मतलब अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके बोर्ड एग्जाम अच्छे जा रहे हैं, उसके पेपर में उसे एमसीक्यू भी बन रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भी बन रहे हैं, तो फिर उसको सीयूटी कितना डिफिकल्ट लगेगा आपके हिसाब से? अगर हम डोमेन्स की बात करेंगे, तो एवरेज डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है। कि हम्म। एक तो आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि आप 10 क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, आपको 40 आउट ऑफ 50 करने होते हैं। तो आपको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कि आपको लग रहा है अच्छे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, तो आप इजीली अपने 40 कर सकते हैं। और उनका लेवल बहुत ही इजी होता है, सारे एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। बट द थिंग इज, आपको स्पीड तेज रखनी होती है, क्योंकि काफी मैचिंग वगैरह इसी। और यहाँ पे डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेट्स और जो प्लेसेस के नाम वगैरह होते हम्म। हैं या लीडर्स के नाम वगैरह होते हैं, लाइक फैक्चुअल काफी पूछते हैं, तो इसीलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जिसके बोर्ड अच्छे जा रहे हैं, वो सीयूईटी अच्छे से कर सकता है। हाँ, लैंग्वेज के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैंने भी करी थी। और लैंग्वेज का जैसे सभी बच्चों को टेंशन होता है, पर टेंशन करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं कहूँ ओवरऑल, तो डिफिकल्ट लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, ऐसा कुछ अलग नहीं होता है, और उसका सिलेबस भी सेम है, तो एक एडवांटेज है आपकी। अगर इस हाँ। बार की डेट शीट हम देखते हैं, तो इस बार बच्चों को काफी गैप मिला हुआ है और पेपर लंबे चल रहे हैं। पहले ऐसा होता था जल्दी हो जाते थे बहुत सारे बच्चों के, तो यहाँ पर अब बच्चे बोल रहे हैं कि उन्हें सीयूटी का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इसमें आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? अभी उन्हें एनसीईआरटी अच्छे से करना चाहिए या एक्स्ट्रा कुछ भी उनको करना चाहिए सीयूटी के लिए?
अगर जैसे सिर्फ अगर सेक्शन वाइज देखते हैं, जैसे अगर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के लिए आप रोज आधा घंटा निकाल सकते हो, जहाँ पे आप नए नए वर्ड सीख रहे हो, नए नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो उनको आप नोट डाउन कर लो। जनरल हम्म। टेस्ट जो बच्चे देने वाले हैं तो वो भी ऐसा कर सकते हैं, जनरल टेस्ट के लिए रोज का आधा से 1 घंटा निकाल लिया और जनरल टेस्ट कम निकाल लिया। और अगर रही बात डोमेन्स की होती है, तो जैसे जो पेपर आप जिसका पेपर है आपका, तो उसमें ही आप जब उसकी एनसीईआरटी पढ़े तो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़े, कि हम्म। जब आपका बोर्ड हो जाए तब जो चैप्टर आपके ऑलरेडी हो तो उसमें आपको टाइम कम देना पड़े, इतना अच्छे से करें। और इतनी सारी चीजों को एक साथ करने का ना सोचें, क्योंकि हमको लगता है कि हम ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, तो उसमें फिर हम एक भी चीज अच्छे से नहीं कर पाते हैं। बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड्स को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। बस आपके पास ये फायदा है कि जब सिलेबस सेम है तो जो चीज अभी कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करें, और लैंग्वेज और डोमेन के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। पलक, अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है टिप्स रिलेटेड, कि कुछ अगर आप टिप्स शेयर करना चाहें जिसने आपकी बहुत मदद करी सीयूटी का प्रिपरेशन में। सबसे इम्पोर्टेंट तो एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना है। हम्म। बच्चे सोचते हैं कि हम इसका मटेरियल खरीद ले, इस कोचिंग का मटेरियल खरीद ले, या फिर कुछ एक्स्ट्रा खरीद ले, उससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि मैंने काफी मटेरियल रेफर करा हुआ है, लाइक हम्म। ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह में। हम्म। इसका मटेरियल सारी कोई भी कोचिंग हो बिल्कुल किसी का भी क्रेडिबल नहीं होता है। किसी हम्म। में बहुत ज्यादा एरर्स होते हैं, किसी में टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं। काफी बार तो ऐसा होता है कि आपको आंसर सही पता होता है, लेकिन जब आप किसी कोचिंग का मटेरियल रेफर करते हो वहां पे आंसर कुछ और मेंशन होता है, तो आपको लगने लगता है कि यार क्या मैंने गलत तो नहीं पढ़ दिया है, और जो आपको ऑलरेडी आ रहा होता है वो भी फिर आप गलत करने लगते हो और आपका हम्म। कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। इस टाइम में कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए पहले सबसे पहले एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है। ठीक है, उस यूट्यूब पे कुछ जो क्रेडिबल सोर्सेज है, जैसे भैया का चैनल है ट्विन टूर्स, हम्म। यहाँ पे पूरा मटेरियल क्रेडिबल होता है, तो वहां पे आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी मटेरियल के पीछे इधर उधर। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करना है, कि लाइक मैंने कितने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और प्रैक्टिस करते रहना है। और जब आप किसी मॉक को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जैसे देख लेते हैं कि चलो हमारे 5 नंबर कटे, 10 नंबर कटे, नहीं चलो कट गए कोई बात नहीं, अगले में कर लेंगे, नहीं ऐसे नहीं करना है। जब हमें पूरा लिखते रहना है कि हमने ये मॉक दिया, कि हमारे इसमें इतने नंबर आए, हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत करा, ताकि हम जो आने का पेपर है उसमें मिस रिपीट ना करें। और जब हम जितने भी मॉक सॉल्व कर रहे हैं, ये ध्यान में रखें कि जैसे हम बिल्कुल फाइनल पेपर ही कर रहे हैं। ये नहीं सोचे कि मॉक है तो इसमें नंबर कम आ गए तो कोई बात नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसे सोचे कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल एग्जैक्टली फाइनल का। जैसे मैंने एक शीट बनाई हुई थी, जैसे मैंने लिख हम्म। लिया था कि ये डेट है, इसमें मैंने ये वाले सब्जेक्ट का मॉक सॉल्व करा है और इसमें मेरे इतने नंबर आए, तो एक पूरा चार्ट सा बना लिया था। तो इसमें अपने जो मार्क्स होती है, अपने प्रिपरेशन होता है, उसको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमको बहुत डर लगता है कि सच को स्वीकार करने से कि यार हमारे कम नंबर आ गए, लेकिन जब तक आप हम्म। उसे स्वीकार नहीं करोगे कि यहाँ पे हमारी गलतियां हो रही हैं, जब तक आप अपनी गलतियों से भागोगे तो आप उनको इम्प्रूव कैसे कर पाओगे। जैसे मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती थी कि इंग्लिश में नंबर कम आते थे लैंग्वेज में, लेकिन फिर भी मैंने और ज्यादा सॉल्व करा और लिखती जाती थी कि इससे इतने नंबर आ रहे हैं, कभी ट्रैक नीचे जा रहा है, कभी ग्राफ हम्म। ऊपर जा रहा है, लेकिन लास्ट में तो 200 में से 200 नंबर आ ही गए ना। मतलब ये है कि जितना जल्दी आप स्वीकार कर लोगे कि यहाँ पे मेरी कमी आ रही है, तो उतना ज्यादा एफर्ट करके आप उसे इम्प्रूव कर सकते मैं भी पलक के पूरे पॉइंट से अग्री करूंगा। इन्हें बहुत अच्छी चीज बोली। बहुत सारे बच्चे मॉक देते नहीं है डर के मारे, कि यार मार्क्स कम आएंगे तो फिर बुरा लगेगा, बट ये सही चीज नहीं है। आपको पता होना चाहिए इस समय आप कितने पानी में हो। आप दोगे पेपर और आपको मालूम चलेगा यार मार्क्स बहुत कम हो गए, तो वो एक मोटिवेशन का ही काम करेगा कि अब आपको और मेहनत करने की जरूरत है। और जो पलक ने कहा मैं फिर से रिपीट करूंगा, इनफैक्ट मैंने रिसेंटली एक कम्युनिटी पोस्ट भी अपलोड करा था, कि एकदम रश मत करिए। अभी यूट्यूब पर बहुत एड्स आती हैं, बहुत सारे प्रमोशंस आते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जल्दी जल्दी सारे कोर्स ले लें, सारी बुक्स ले लें, क्योंकि एट द एंड सीयूटी पूरा आपका एनसीईआरटी से बनता है, डोमेन्स की बात करते हैं। तो पूरा फोकस डोमेन्स पर करिए, और उसके बाद आगे अगर कोई भी अच्छी रिसोर्सेस आएंगी तो हमारा चैनल हो गया, और भी चैनल है, वो आपको बताते हैं, फिर आप परचेस कर सकते हैं। एक बार खुद भी चेक करिए पर कि सामने से जो आपको बताया जा रहा है वो सही भी है कि नहीं। और ये लास्ट ईयर भी जो पलक बोल रही है बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था। कुछ बच्चों ने क्या किया, प्रिपरेशन नहीं करा। उन्हें बोला यार प्रिपरेशन रहने दो, मार्केट में जो बुक्स आ रही हैं वही पढ़ के पहुंच जाएंगे। जो बुक्स होती हैं आपको नहीं पता उसमें क्वेश्चन कैसे हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ आंसर मिसप्रिंट होते हैं। ये मिसप्रिंट होना ह्यूमैनिटीज में तो बहुत कॉमन चीज है। तो अगर आपको एनसीईआरटी का अच्छे से नॉलेज नहीं है, आप वही पढ़ के चले जाओगे और फिर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, आपका ही लॉस है। आपको लगेगा आपने सब सही करा, लेकिन वहां पर जाके फिर सब गलत हो जाता है। तो आराम से करिए, रश करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी को सबसे टॉप पर रखिए, फिर बाकी चीजें आती हैं। और पलक, ये तो बात हो गई टिप्स की।
वैसे तो आपने मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं, आपने सब में फुल मार्क्स स्कोर करे हुए हैं सीयूटी में, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ आपने ऐसा करा होगा जो आपको लगा होगा यार ये नहीं करना चाहिए था, ये मिस्टेक्स हो गई, या इसे और बेटर करा जा सकता था, तो वो भी बता दीजिए जिसमें बहुत सारे बच्चों का टाइम बच जाए, वो ये मिस्टेक्स करें ही ना। सबसे पहले तो मैं रिजल्ट्स के बारे में बहुत सोचने लग गई थी कि अच्छा, कभी हम्म। दो तरह की प्रोक्रास्टिनेशन होती थी। या तो बच्चों को लगता है कि हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, हम फिर अपने जो ड्रीम कॉलेज होते हैं उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, या फिर बहुत से बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है कि यार हमारा कैसा पेपर जाएगा, क्या जाएगा। बट अब मुझको ये रियलाइज होता है ना कि ये दोनों ही चीजें बहुत नेगेटिव होती हैं, क्योंकि इससे हमारा हम्म। सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए रिजल्ट पे ना फोकस करके सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो वाइस वर्सा नहीं होता है। जब आपको प्रिपरेशन अच्छी होती है तब रिजल्ट अच्छा आता है, ऐसा नहीं कि हम्म। पहले रिजल्ट का सोचेंगे फिर प्रिपरेशन करेंगे। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। एंड सेकेंडली, पीवाईक्यूज को बहुत ज्यादा एनालाइज करना चाहिए। मैंने पीवाईक्यूज को काफी बाद में देखा था, पहले अलग हम्म। ट्रैक में प्रिपरेशन चल रही थी, लो मॉक्स में लो आ रहे थे मार्क्स, फिर मैंने पीवाईक्यूज देखे, फिर मैंने देखा कि जो चीज आ रही है उस पर मैं फोकस कर ही नहीं रही हूँ, बस पूरी एनसीईआरटी को रटे जा रही हूँ, रटे जा रही हूँ। इस तरीके से नहीं होता है, उन चीजों पे फोकस करना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे मेरे पास तो सिर्फ 1 साल के पीवाईक्यू थे, लेकिन अब तो बच्चों के पास 2 साल के हो गए, ट्वेंटी हम्म। ट्वेंटी टू के और 2023 के। जैसे मैं अपने चैनल पे भी पीवाईक्यूज पूरे सॉल्व करूंगी, जो मैंने दिया था पीवाई पेपर, या फिर उससे पहले वाला भी। तो पीवाईक्यूज को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन की जो एग्जाम होता है उसकी डिमांड को समझना बहुत जरूरी है कि क्या हमसे पूछने वाले हैं, उसी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और जो लैंग्वेज का होता है कि बच्चों को लगने लगता है कि यार हमसे क्वेश्चन आ नहीं रहा है, ये क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहे, मुझे भी बहुत लगता था। लेकिन लैंग्वेज में आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने एक नया वर्ड सीखा है। इवन एक वर्ड हम्म। क्या है, जैसे इंग्लिश में तो 4 ऑप्शन और होते हैं, तो अगर टोटल 5 नए वर्ड्स आपने सीखे हैं, तो मतलब आपकी चांसेस बढ़ रहे हैं कि आप 5 अलग क्वेश्चन बना सकते हो। तो इंग्लिश में घबराना नहीं है अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, बस ये सोचते जाना है कि आज भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन फाइनल पेपर के लिए मैं बढ़िया तैयार हूँ। तो पलक ने कितना अच्छा एक नजरिया दिया हमें देखने का कि लाइक अगर आपके क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सीख रहे हैं। और एक चीज को मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा कि लाइक आपको लग रहा होगा कि पलक ने तो फुल मार्क्स स्कोर करे हैं सब में, तो इनसे तो कोई मिस्टेक ही नहीं हो रही होंगी, इनके मॉक में भी मार्क्स कम हो रहे थे। मतलब ऐसा नहीं होता है कि टॉपर पहले से रहते हैं फिक्स्ड कि यही टॉपर बनेंगे, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। जो भी ट्वेल्थ में अच्छा स्कोर करते हैं या फिर सीयूटी में या किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं, तो वो पूरा डिपेंड करता है मेहनत पर। मतलब अगर आज से मैं मेहनत करना चालू कर दूंगा तो मेरे मार्क्स भी सही आने लगेंगे, और अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे और आप पढ़ने में कितने भी अच्छे हो, आपके मार्क्स नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो बोर्ड में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, सीयूटी का प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, नहीं आते उनके मार्क्स। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनका मतलब बोर्ड्स में बहुत कम मार्क्स होते हैं, बट फिर उन्हें अपनी गलती रियलाइज होती है और वो जितना भी टाइम बचता है उसमें सीयूटी पर फोकस करने लग जाते हैं और अच्छा स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में चले जाते हैं। तो सब चीज एट द एंड मेहनत पर आती है। तो ये मत सोचिए कि आपके पास्ट में कितने मार्क्स आए या अभी कितने आ रहे हैं, पूरा फोकस करिए कि अब आप क्या कर सकते हैं। अगर आप ये करोगे आपको अपने आप चीजें थोड़ी सही लगने लगेंगी। भाई एक मैं उसमें ऐड करना चाहूंगी हम्म। कि जैसे बोर्ड का रिजल्ट पहले आ गया था, सीयूईटी का पेपर हम्म। उसके 1 डेढ़ हफ्ते बाद था मेरा। तो जी। लाइक बोर्ड में 99% आए थे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, तो मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो गया था, खुशियां ही हम्म। खुशियां। तो उससे ना डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं बच्चे कि भले रिजल्ट अच्छा आए या रिजल्ट बुरा आए बोर्ड्स का, वो भी नेगेटिव होता है। कि मुझको खुद याद है, मेरा सीयूईटी का पेपर था, उसके 1 हफ्ते पहले तक मैं पूरा एग्जॉस्ट हो गई थी कि मैंने कहा हम्म। कि यार अब मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत हो गया है, मैं मूवीज देख रही थी, ये देख रही थी, वो देख रही थी। लेकिन फिर मैंने मेरे भाई से बात करी, मैंने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि पलक, ये मूवीज तो बाद में भी देखी जा सकती हैं, खुशियां जो ऑलरेडी हैं वो तुम्हारे हाथ से कोई लेके नहीं जा रहा है, वो तो बाद में भी आई जा सकती हैं। लेकिन अगर हम्म। तुम्हारा ये रिजल्ट खराब हो गया, फिर तुमको हमेशा रिग्रेट रहेगा कि जब टाइम पढ़ने का था तब मैंने पढ़ाई नहीं करी। मैं ये बात हर जगह मेंशन करती हूँ कि तुमको मार्क्स कम आ रहे, चलो कोई बात नहीं, बस तुमको जब तुम 70 80 साल के हो और जब तुम अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखो, तब तुमको 1% का भी रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि इस एग्जाम के लिए मैं मेहनत कर सकता था, कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट हम्म। डाल सकता था, लेकिन मैंने नहीं करी। क्योंकि जब हम पीछे देखते हो, जब हमने कोई अचीवमेंट पाया होता है, तो वो उस लाइफ के उस स्टेज के लिए हमको एक मोटिवेशन साबित करता है कि यार जब मैंने लाइफ में पहले उखाड़ा है, तो मैं आज कितनी भी बड़ी मुसीबत कर है सकते। उसका भी सामना कर सकता हूँ।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज मेहनत का टाइम है, 1 से 1.5 महीने के बाद जब तुमको गैप होगा, तुम्हारे कॉलेज के एडमिशन होंगे, तब 1.5-2 महीने के आराम से गैप होगा, तब तुमको जितने मजे करने हैं करना। जब मेरा भी गैप था, हम्म। कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, काउंसलिंग वगैरह चल रही थी, तब मैंने भी बहुत मूवीज देखी थी, बहुत वेब सीरीज देखी थी, लेकिन अभी टाइम पढ़ने का है तो अभी सिर्फ पढ़ाई कर। पलक, मेरा अगला क्वेश्चन है, ये तो बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि एक टॉपर का डेली रूटीन क्या होता है। लाइक आप बता दीजिए, आप क्या डेली रूटीन क्या रहता था आपका प्रिपरेशन के टाइम पे? तो मेरा जो डेली रूटीन इस तरीके से रहता था कि मैं 7-8 बजे के अराउंड उठती थी, और फिर हम्म। मैं नाश्ता वगैरह करती थी, और आधा पौन घंटा पढ़ जाता था मुझसे, फिर मुझे पता नहीं ऐसा होता मुझे दोबारा नींद आ जाती थी, तो मैं हम्म। सो जाती थी। मैं अपनी बॉडी को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करती, जब मुझे नींद आ रही है तो मैं सो जाती थी, फिर मैं उठती थी 10-10:30 बजे अराउंड उठी, फिर मैंने लगातार 3 से 4 घंटे पढ़ा। 2 बज गए होंगे अराउंड, तब 2 बजे के बाद मैंने फ्रेश व्रेश हुई, खाना वाना खाया, फिर आधा से पौन घंटा फिर सो गई, और फिर उठ गई मैं 3 बजे तक। फिर 3 बजे से 7 बजे तक एग्जैक्ट पढ़ा, 3 से 7 बजे तक पूरा कंटिन्यूअस। फिर उसके बाद आधे से पौन घंटे का फिर ब्रेक ले लिया, फिर 10 बजे तक पढ़ा। 10 बजे शार्क टैंक आता था, वो लाइक मुझे बहुत हम्म। पसंद था, तो मैं उसी तरीके से ब्रेक लेती थी कि 10 बजे शार्क टैंक भी देखने का हो गया मेरा, खाना भी देख खाने का हो गया, तो 10 से 10:30 का वो हो गया, फिर आधा घंटा बीच में फोन चलाने का हो गया, फिर 11 बज गए, फिर 11 से 2 पूरा पढ़ाई। और इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी शेड्यूल होता है उसमें सबसे ज्यादा ये फर्क पड़ता है कि आप कितने कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ रहे हैं। जैसे मेरा ऐसे है कि मैं दो चीज साथ में नहीं कर सकती, मैं या तो हम्म। सिर्फ पढ़ाई कर सकती हूँ या फिर सिर्फ मजे कर सकती हूँ। तो और फोन रहेगा तो मैं और भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए हम्म। जब जिस टाइम जो पढ़ाई का होता था तब मैं फोन को स्विच ऑफ कर देती थी और अपने मम्मी के कमरे में रखा थी। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वो हमारे फोन सामने रहता है, जितना हम्म। एसेसिबल हमें कोई चीज होती है ना, हमारा ध्यान उस पर उतना ज्यादा ही जाता है। तो इसीलिए इतना ऐसा रखना चाहिए कि हमको एफर्ट लगे। और मम्मी से कह देती थी कि मम्मी जब तक मेरी पढ़ाई का ब्रेक नहीं होगा तब तक फोन मुझे नहीं देना आप। तो ठीक है, इस तरीके से फोन को तो अपने कमरे से दूर रख देना है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, बार बार उसी पे हाथ जाएगा। तो अब जब हमें पता है कि ऐसा होने वाला है तो उसको हमें नजरों से हटा ही देना चाहिए। तो शेड्यूल के साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोन आपके आसपास बिल्कुल भी ना हो। और पलक, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, मैंने कंबाइन कर दिया है। बच्चों को दिक्कत होती है जनरल और हमारे लैंग्वेज के टेस्ट में, तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई टिप्स देना चाहें, आपने स्टार्टिंग में भी दिए हैं, लेकिन फिर से अगर एंड में आप कुछ इससे रिलेटेड टिप्स देंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी बच्चों की। लैंग्वेज को जनरल टेस्ट बहुत ही अलग होते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हमारे बोर्ड्स में आया नहीं होता है, दोनों में से हम्म। कुछ भी। तो पहले मैं जनरल टेस्ट का अगर बताना चाहूँ, तो जनरल टेस्ट में सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि आप जो भी कोर्स और जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्यादा बच्चों का टारगेट होता है, वहां पे जनरल टेस्ट मांगा ही नहीं जाता है। जितने भी हम्म। बीए ऑनर्स की कोर्सेज हैं, वहां पे जनरल टेस्ट मांगा ही नहीं जाता है, तो वहां पे जनरल टेस्ट की नीड नहीं है। हाँ, पर अगर आप जनरल टेस्ट जरूर देना चाहिए एज अ बैकअप ऑप्शन, जैसे बीएचयू हो गया या फिर एएमयू हो गया, उन सबके लिए बैकअप ऑप्शन की तरह। तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपको जब खुद पे ऐसा पता चल जाता है कि यार क्या हमारा एडमिशन इजीली हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपका हो जाएगा, तो फिर जनरल टेस्ट के लिए आप कम टाइम ले सकते हैं। और कैसे करना टेस्ट को, कि करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि करंट अफेयर्स के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, और मेरे सेट में तो शायद 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, उससे ज्यादा आए हम्म। भी नहीं थे। तो और एक तो आपकी लक पे भी डिपेंड करता है थोड़ा थोड़ा कि जनरल टेस्ट में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन आया जाए, कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और करंट अफेयर्स आप कंप्लीट कर भी नहीं सकते हैं, आप कितनी भी मेहनत कर ले, उस पर इसलिए आपको भागना नहीं है करंट अफेयर्स पर। और दूसरा रही जीके की, तो जीके के लिए लूसेंट की एक बुक होती है, उसको आप थोड़ा थोड़ा रोज हम्म। पढ़ सकते हैं, तो उससे थोड़ा आपके दिमाग में चीजें बैठने लगेंगी। और मैथ्स इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स के कुछ सेम टॉपिक्स होते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, मेंशुरेशन हो गया, या फिर थोड़े बहुत सेम क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले आप ना इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एक वीडियो देखो जिससे कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाए। ये नहीं है कि पहले हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, फिर हमारा कुछ बन नहीं रहा है, फिर हम डिप्रेस हो जा रहे हैं, आप सही तरीके से चलते नहीं है। जो पहले कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, इसीलिए सबसे पहले मैथ्स के 7-8 टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे टॉपिक समझ लो, और फिर उनकी प्रैक्टिस कर लो कुछ क्वेश्चन, तो इससे आपका इजीली बन जाएगा। और रही अगर लैंग्वेज की बात, तो लैंग्वेज में सबसे पहले आप पीवाईक्यूज में देखना, जैसे मैं अपने चैनल पे भी पीवाईक्यू कराऊंगी। एनालिसिस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के क्वेश्चन लैंग्वेज में पूछे जा रहे हैं। जैसे कुछ फॉरेन वर्ड्स के होते हैं, तो फॉरेन वर्ड के 1 या 2 क्वेश्चन आता है, उसमें बच्चे
पूरी घंटों की वीडियोस देख रहे हैं फॉरेन वर्ड्स की, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं फॉरेन वर्ड्स के, तो उन्हीं को आपने लर्न कर लिए। इडियम्स या प्रोवर्ब्स के लिए बहुत सारी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको नहीं पता कि कौन सा आ जाएगा, उसके एक या दो क्वेश्चन के लिए आप पूरा देख रहे हैं। तो इसलिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसका कितना प्रपोर्शन है। और ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये अगेन मैथ्स की जैसा सेम होता है। सबसे पहले आप इनका कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उनकी बात आप उनके क्वेश्चंस बना लो। और इंग्लिश के लिए इतना है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा आपको बनते जाएंगे क्वेश्चन। और जैसा मैंने बताया था, अगर आपको क्वेश्चन गलत हो भी रहा है इंग्लिश में, तो टेंशन मत लो, इसका मतलब ये है कि आपको नए क्वेश्चन सीखने को मिल रहा है। इंग्लिश में यही है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और जनरल टेस्ट की जितनी हाइप बना ली जाती है, उतने काफी तो में पूछा भी नहीं जाता है। जनरल टेस्ट इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, क्योंकि जैसे ह्यूमैनिटीज के बच्चे क्या टारगेट करेंगे, ज्योग्राफी ऑनर्स भी, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, तो वहां पे जनरल टेस्ट पूछा भी नहीं जाता है। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि आपकी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, और अगर है तो धीरे धीरे बिना टेंशन लिए उसकी तैयारी स्टार्ट करो। क्योंकि जितनी ज्यादा हम टेंशन लेते हैं, अगर हम उसका आधा टाइम भी अपनी प्रिपरेशन में दे देंगे, तो हमारी प्रिपरेशन में ज्यादा इंप्रूवमेंट्स का स्कोर आ जाएगा। हमने ज्यादातर क्वेश्चन कवर करने का ट्राई करा है। तो पलक, थैंक यू सो मच, आज बहुत सारे बच्चों को मदद मिलेगी। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, पलक ने अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च करा है, जहां पर वो बहुत अच्छी अच्छी सीयूटी रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रही हैं। तो पलक ने खुद सीयूटी दिया हुआ है और टॉपर है, तो उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि सीयूटी का प्रिपरेशन अच्छे से कैसे करते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में पलक के चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। पलक को पूरा सपोर्ट दिखाइए, बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। द ट्विन ब्रोज यानी कि हमारे चैनल का बस यही एक एम रहता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके, और जितनी ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके उतना अच्छा है। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे आ गए हैं लोग जो मतलब बहुत पैसा चार्ज करते हैं और हर बच्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर मेन प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, वो बहुत सारे कोर्सेज परचेज कर लेते हैं। और जो बच्चे थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, फिर उनको एक प्रकार से फोमो होने लग जाता है कि यार मैंने तो नहीं लिया कोर्स, मेरे पास तो अच्छी बुक्स नहीं है, तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट ये रियलिटी नहीं है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, जो पेड से भी ज्यादा बेटर है। तो यूट्यूब को आप फॉलो करिए, पलक के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। द ट्विन ब्रोज चैनल पर भी बहुत वीडियोस आएंगी। पलक, फिर से थैंक यू सो मच, आपकी आज की इस वीडियो से बहुत सारे बच्चों की हेल्प होने वाली है।